नमस्कार, स्वागत है आपका आरएसटीवी विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज बात होगी दिल्ली में मचे बयानों के शोर की। बताएंगे कुमार विश्वास ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे राजनीति गर्मा गई है। आज बताएंगे कांग्रेस के चुनावी पिटारे में जनता के लिए कौन से वादे हैं। साथ ही बात होगी जनता के बुनियादी मुद्दों की। तो आइए शुरू करते हैं आरएसटीवी विशेष दिल्ली की जंग। तो दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यह साफ होता जा रहा है कि दिल्ली के सियासी दल जनता के मुद्दों से ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। जो दिल्ली पानी, बिजली और सड़कों के हाल सुधरने की राह देख रही है, उस दिल्ली को नेता अपनी बयानबाजी से उलझा रहे हैं। कुमार विश्वास ने अन्ना आंदोलन की आड़ में एक ऐसा बयान दे दिया कि अब दिल्ली की सियासत उसके आसपास आकर थम सी गई है। दिल्ली में इस बार की सियासत मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी किसी की तारीफ पर बवाल हो रहा है तो कभी आलोचनाओं के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बयान का एक तीर इस बार आम आदमी पार्टी के तरकश से निकला है। दरअसल एक निजी अंग्रेजी समाचार चैनल पर दिए इंटरव्यू के दौरान कुमार विश्वास ने किरण बेदी को बीजेपी का पुराना हितैषी करार दे दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आंदोलन का मंच रहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस अभियान करार दे दिया। आंदोलन से सबसे ज्यादा आहत कांग्रेस ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तुरंत मोर्चा संभाला। आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, इन सब लोगों से पूछना चाहती है कि क्या कुमार विश्वास और शांति भूषण दोनों के दोनों सही बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे। और जो बात सबसे बड़ी है वो सच्चाई है, इतिहास है। और सच्चाई और इतिहास ये है कि करप्शन की इस मूवमेंट के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया गया। कुमार विश्वास की हां में हां मिलाने वाले आशीष खेतान भी थे। आरोप ये भी लगा कि किरण आंदोलन के दौरान बीजेपी की आलोचना से रोका करती थी। बेदी अब बीजेपी का चेहरा और मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। जाहिर है जवाब देने के लिए उन्हें काफी कुछ सोचना था। मैंने आपको जवाब दे दिया, आपको जवाब पसंद है तो ले लो, नहीं तो आपकी मर्जी। किरण बेदी भले ही सीधा जवाब न दे रही हो, लेकिन पार्टी उनके बचाव में सीधे उतर आई है। Our question is, if Kejriwal knew this, why was Kejriwal in the IAC movement? Why did not Kejriwal come out of the movement? Why did not Kejriwal boycott the movement? He still continue with the movement only because of the fact that they are speaking false, or either they do not have credibility. दरअसल कुमार विश्वास ने सवाल किरण बेदी पर ही नहीं बल्कि पूरे आंदोलन पर उठा दिए हैं। ऐसे में अन्ना के सहयोगी बयानबाजी की आड़ में आंदोलन की किरकिरी का बचाव कर रहे हैं। अगर कुमार विश्वास ये कहता है तो वो सोच के नहीं बोल रहा है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन सब लोगों ने जिन्होंने शुरू किया था वो अगेंस्ट करप्शन ही शुरू किया था। एक टीम अन्ना मेंबर का ये कहना कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हम तो उसके सिग्नेटरी हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कुमार विश्वास फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो शायद इसलिए उसको थोड़ा कंफ्यूजन है। दिल्ली की सियासत में अन्ना आंदोलन को घसीटने के पीछे सियासी दलों के अपने नफा नुकसान हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली की जनता के पास अपने अच्छे बुरे का फर्क समझने के लिए 7 फरवरी तक का वक्त है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। बहरहाल इस सबके बीच दिल्ली चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में लगभग हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई। पिछले 2 साल में बिजली और पानी जैसे मुद्दे के बड़े राजनीतिक सवाल बनने के बाद घोषणा पत्र में कांग्रेस ने विस्तार से जगह दी है। साथ ही कांग्रेस ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हवाई वायदे करने के आरोप भी लगाए। आइए देखते हैं कि आखिर किन किन वादों के सहारे कांग्रेस दिल्ली की नैया पार करना चाहती है। चुनाव की तारीखों से लगभग 2 हफ्ते पहले कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। घोषणा पत्र का पहला हिस्सा जारी करते हुए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो कई मोर्चों पर दिल्ली को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी।
घोषणा पत्र में 200 यूनिट तक बिजली बिल 1.5 रुपए की दर से और 200 यूनिट को पार करने पर आधी कीमत पर मुहैया कराने का वादा किया गया है। सीवर की सुविधा हर घर तक मुफ्त पहुंचाने, पानी और सीवर के पुराने बिल को माफ करने के साथ साथ यमुना की सफाई का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने ई स्कूलिंग पर जोर देते हुए कहा कि हर विधानसभा सीट पर सरकारी साइबर कैफे खोले जाएंगे। घोषणा पत्र में अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य जांच केंद्र भी खोलने की बात कही गई है। सफाई कर्मियों के लिए ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, डीटीसी कंडक्टरों और होमगार्डों को नियमित करने के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ाने की बात कही गई है। कांग्रेस ने 150 नए स्कूल, 20 कॉलेज खोलने के साथ साथ ये भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अब स्नातक के बाद भी मुफ्त शिक्षा ले सकेंगे। कांग्रेस ने अनधिकृत कॉलोनियों को निर्मित करने, लाल डोरा में मालिकाना हक देने का भी वादा किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा, मेट्रो में छात्रों और बुजुर्गों के लिए पास देने के अलावा बीपीएल परिवारों को 7 किलो गेहूं और 1 किलो चावल देने की बात शामिल है। कांग्रेस ने इस मौके पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऐसे वायदे कर रही है जिन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं। कांग्रेस ने कहा कि उनका घोषणा पत्र व्यवहारिक है और अगर वो सत्ता में आई तो अपने सारे वायदे पूरा करेगी। एक बच्ची ये कहती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएगी जिसके अंदर मैं बटन दबाऊंगी और 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी। तो बटन दबाए और 5 मिनट में पुलिस आ जाए, ये कैसे मुख्यमंत्री दिल्ली का सुनिश्चित कर सकता है? वो अगर फोन का बटन दबाए और एक अगर पुलिस का कांस्टेबल भी बुलाना चाहे तो पुलिस का कांस्टेबल भी ऊपर से पूछेगा तब उसके पास में आएगा। दिल्ली को साफ पानी तब मिलेगा अगर 15,000 किलोमीटर दिल्ली में पानी की लाइन बदली जाएगी। हमने अपने 15 साल के कार्यकाल में 11,000 किलोमीटर लाइन बदली, 4,000 किलोमीटर लाइन बढ़नी और रह गई थी। कांग्रेस ने इस मौके पर यह भी कहा कि दिल्ली में प्राथमिकता के मुताबिक उनकी सरकार ने काम किया। हालांकि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई वायदों को खारिज कर रही हैं। कांग्रेस 15 साल से सरकार में थी, कभी उसने 1.5 रुपए यूनिट बिजली नहीं दिया 200 यूनिट तक। अब दोनों पार्टियां चुनाव के मौके पर ये वादे कर रही हैं जिसका दिल्ली की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दिल्ली की जनता को यकीन एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों को दिल्ली के सामने रखा है, कांग्रेस ने तकरीबन उसी लाइन पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार को भारी समर्थन दे रही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं न कहीं उन्हीं की छाप देखने को मिली। लेकिन अपने 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस ने आज ये कह दिया कि अगर इसी तर्क पर काम किया होता तो इस घोषणा पत्र की जरूरत न पड़ती। कांग्रेस ने इस मौके पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जिस तरह लगातार घेरने की कोशिश की, उसके बाद घोषणा पत्र के जरिए जवाब देने की बारी अब इन दोनों पार्टियों की है। बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। मैनिफेस्टो हम 26 से लेकर 28 के बीच में निश्चित रूप से मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उन मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दी है जो पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के लिए एक बड़ा राजनीतिक सवाल बने हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जल्द ही रिलीज करेगी। अनु दीवान और प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस थमाया था। विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल के एक बयान के बाद उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 10 पेज का जवाब सौंपा है। जवाब में केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने किसी भी तरह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। अब चुनाव आयोग उनके जवाब की छानबीन कर रहा है। हर आदमी का कुछ तरीका होता है। सम पीपल में से पर्टिकुलर वर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। अभी तो टाइम है ना भाई, अभी तो हम देखेंगे। 2 नोटिस दिया है हमने ऑन 2 डिफरेंट इश्यू। अब देखते हैं उसका रिप्लाई क्या आता है, देखते हैं। विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर गड़ाए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल के बयान से आहत होकर उन पर यह आरोप लगाया था कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको एक नोटिस दिया था ब्राइब लेने वाले कमेंट पे। उस नोटिस को दरकिनार करके उन्होंने दोबारा वैसा ही एक कमेंट किया था और आज वो कह रहे हैं कि मैंने सच्चाई बताया है। वो सच्चाई वीडियो के रूप में उनके एक एमएलए खुद कह रहे हैं कि जब तक हम पैसे और पेय पदार्थ नहीं बांटेंगे तब तक इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। उत्तम नगर की एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने वोटरों से कहा था कि जो भी पार्टी पैसा दे आप पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस दिया था, जिसकी मियाद शनिवार को शाम 3 बजे खत्म हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक 693 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं, जबकि 230 नामांकन रद्द कर दिए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कड़ी में शनिवार तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इससे पहले गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। 923 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में से 693 पर्चे सही पाए गए, जबकि 230 नामांकन खारिज हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली में 73 नामांकन सही पाए गए, जबकि 24 खारिज हुए। नई दिल्ली जिले में भी 73 पर्चे सही और 24 रद्द हुए। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 90, पूर्वी दिल्ली में 66, दक्षिण दिल्ली में 69 और मध्य दिल्ली में 80 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए। विधानसभा चुनाव की जिन 3 सीटों पर सबकी निगाहें हैं, उनमें कृष्णा नगर पर बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी समेत 13 उम्मीदवारों में से 9 के पर्चे सही पाए गए। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की किरण वालिया और बीजेपी की युवा नेता नुपुर शर्मा समेत सबसे ज्यादा 23 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे थे। यहां 10 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। सदर बाजार सीट पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे अजय माकन समेत 16 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए थे। यहां 3 नामांकन रद्द हुए। 14 जनवरी से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन का सिलसिला शुरू हुआ था। पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। आखिरी दिन 532 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नाम दाखिल करने के साथ साथ दिल्ली में सियासी दल राजनीतिक बयानबाजी में मशगूल हैं, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की पूरी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग पूरा दमखम लगा रहा है। दिल्ली चुनाव के दौरान ही 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी है, लिहाजा आयोग आसान पंजीयन और आसान सुधार की प्रक्रिया पर अब जोर दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दल वोटरों को रिझाने में लगे हैं, वहीं चुनाव आयोग लोकतंत्र में मतदाताओं की बड़ी भागीदारी के लिए जी जान से जुटा है। चुनाव आयोग मतदाता पंजीयन और पहचान पत्र में सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा के मुताबिक आयोग की कोशिश चुनाव में हर मतदाता की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करना है। पूरा दिल्ली में हमारे जो वोटर्स का स्ट्रेंथ है वो 1,30,00,000। हम चाहते कि वो लोग खुलेआम आए बिना कोई तकलीफ से। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आयोग का जोर मतदान में लगे कर्मचारियों के साथ ही आम जनता की सुरक्षा पर भी है। आयोग ने बुजुर्गों और विशेष तौर पर सक्षम लोगों की सहूलियतों का भी खास ध्यान रखा है। हर जगह में अपना आदमी रहेगा, स्टाफ रहेगा, फोर्स रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन दिल्ली का 7 तारीख को होने वाला है, बिना कोई तकलीफ से, बिना कोई हार्डल से, बिना कोई मुश्किल से आके अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। आगामी 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके नतीजे 10 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग जनता को जागरूक करने के साथ साथ सियासी दलों के लिए तय सीमाओं की भी कड़ी निगरानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ ऐसी सीटें जिस पर दिल्ली की ही नहीं पूरे देश की नजर है। देखते रहिए विशेष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, दिल्ली की जंग। और यूं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर कांटे के मुकाबले के आसार हैं। इन पर सभी पार्टियां पूरी ताकत भी झोंक रही हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के चुनावी समर में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर दिल्ली की जनता की ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं। इन सीटों में दिल्ली की सबसे बड़ी सीट बन चुकी नई दिल्ली सीट का सियासी हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली की सियासत में नई दिल्ली सीट अब हर किसी की जुबान पर है। दरअसल यही वो सीट थी जिसने 2013 में दिल्ली चुनाव के मायने ही नहीं बदले बल्कि देश की राजनीति में भी बदलाव की बयार साबित हुई। 2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सियासत में एक नए दल ने दस्तक दी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी एक नया सियासी दल था। उनके पास राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था और एक सामाजिक आंदोलन से उभरे केजरीवाल के सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित की चुनौती थी। 15 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित के अलावा उनके सामने बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता भी कड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। लेकिन सामने आए नतीजों ने न सिर्फ सबको चौंका दिया बल्कि दिल्ली की सियासत के मायने ही बदल दिए। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को करीब 43,751 वोट मिले। 18,125 वोटों के साथ शीला दीक्षित दूसरे स्थान पर रहीं। विजेंद्र कुमार गुप्ता को 17,625 वोट मिले। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया। नई दिल्ली की बिसात इस बार फिर सज गई है। मुकाबला इस बार भी त्रिकोणीय है, लेकिन मोहरे कुछ पुराने तो कुछ नए हैं। केजरीवाल फिर मैदान में है, नए तेवर और नए अंदाज के साथ। आम आदमी पार्टी कह रही है पिछली बार भी आपके बिजली के दाम आधे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के दाम आधे करेंगे। आज यहाँ आश्वासन देके जा रहा हूँ, 5 साल में दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, सम्मान की जिंदगी देंगे आप लोगों को। कांग्रेस ने इस सीट पर किरण वालिया को उम्मीदवार बनाया है। बतौर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली किरण वालिया 1999 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत कर आई थी। इसके बाद 2003 और 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। शीला दीक्षित की सरकार में वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी रहीं। हमने अपने क्षेत्र में, मैंने आपको पहले भी कहा था, धर्म युद्ध है। हमारे लोग भी मान रहे हैं कि इनको वो सबक सिखाएंगे कि ये वापस मुड़ के नई दिल्ली को नहीं देखे। बीजेपी ने इस सीट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा नेता नूपुर शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। नूपुर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नूपुर को भरोसा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का बाशिंदा होना उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचाएगा। सबसे पहली बात तो ये, मैं भागूंगी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, मैं कह रही हूँ कि दिल्ली की, नई दिल्ली की सीट ही नहीं, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और किरण जी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के मुकाबले दूसरे दलों ने नई दिल्ली सीट पर ज्यादा बड़े चेहरे को नहीं उतारा है। लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट सियासत का केंद्र रही, उसको देखते हुए हर पार्टी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को उनके ही पुराने साथी विनोद कुमार बिन्नी से चुनौती मिल रही है। वहीं कांग्रेस से विधायक रहे अनिल चौधरी भी यहां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन नेताओं के तमाम दावों के बावजूद आज भी ये इलाका बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। राजनीति करनी है या क्या करोगे? दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और पार्टियां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सभी मुख्य उम्मीदवार लोगों के घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। यहां के बाशिंदों को भी उम्मीद है कि आने वाली सरकार इलाके का विकास करेगी। पार्किंग का वहां सबसे ज़्यादा समस्या है, रोड पे जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इन सब पे ध्यान दिया जाए, यही सब समस्या है। नालियाँ हैं जो सुधार में की ओर बढ़ रही है। स्कूलों में बच्चों को एडमिशन में दिक्कत है, हाई स्कूल नहीं है जहाँ साइंस की पढ़ाई हो सके। पटपड़गंज के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो इस सीट पर 2013 में आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर 2013 से पहले 15 साल कांग्रेस का कब्जा रहा। उम्मीदवार अपनी जीत के दावे के साथ क्षेत्र के विकास का वायदा कर रहे हैं। पटपड़गंज के मुद्दे अपराध से दुखी हैं, महंगाई से दुखी हैं। पटपड़गंज के लोग साफ सफाई
की व्यवस्थाओं से वहाँ दुखी हैं, पटपड़िन के लोग इस बात से दुखी हैं कि दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं जो बंद पड़ी हैं उनको दोबारा से लागू कराना, स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए एक दो जो खास तौर से समस्याएं बची थी 5 साल में जो मैंने काम कराए, उसके बावजूद जहां उन्होंने टीचर्स को जो आश्वासन दिया है पक्का करने का, उस पर तो खरे उतर नहीं पाए हैं। तो मेरा वायदा रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाऊँ और उनकी योजनाओं को दोबारा से शुरू कर पाऊँ। कभी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी इस बार बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मोहल्ला सभा एक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत पूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को इकट्ठा करें, उनकी बात सुने, उनके अनुरूप काम करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सारे लोग मेरे साथ हैं, चाहे कोई भी कार्यकर्ता थे, कोई कभी अच्छे काम के लिए कभी भी खिलाफ नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं अच्छा काम हो, अच्छा कॉन्सेप्ट आए, अच्छी सोच आए, उसी सोच के साथ हम हैं आज। बीजेपी को पटपड़गंज सीट पर 16 साल से जीत की तलाश है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। रविंद्र सिंह शोराण के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के दौरान हम विशेष में रोज दिखाएंगे दिल्ली की सियासी तस्वीर। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।